नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद एके में। दोस्तों, आज मनोविज्ञान की जो RBSC 11th क्लास की जो बुक है मनोविज्ञान कक्षा 11 की, उसमें से चैप्टर 6 आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 जो चैप्टर है वो मैंने आपके लिए करा दिए गए हैं। साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न उन वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया था। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे हो तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में भी बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार हैं। रोज़ाना एक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों, बहुत ही शानदार और उपयोगी जो RBSC 11th क्लास की बुक है उनमें से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथियों, अपनी ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखना। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को देखोगे, उसके बाद कहोगे कि क्या शानदार प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आज का कि अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि जो अव्यक्त अधिगम है उस अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। तो साथियों, इस अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो टॉलमैन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? टॉलमैन ने दिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न संपूर्ण वीडियो में होने वाले हैं, बहुत ही शानदार हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। साथियों, एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और हमें ऊर्जा मिलती है कि मैं इससे भी और अच्छे बेहतर प्रश्न आपके सामने लेकर के आऊँ। दोस्तों, तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन है। जी हाँ दोस्तों, पावलोव ने अपना जो सिद्धांत दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जो सन 1904 में दिया गया था। साथियों, याद रखना कि 1904 में, और इन्होंने 1904 में ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों, ये भी याद रखना है। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत भोजन को अनअनुबंधित उद्दीपक बताया था। जी हाँ, UCS, बिल्कुल अनकंडीशनल स्टिमुलस, इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत भोजन को बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी प्रकार आपको 11th की बुक जैसे ही कंप्लीट होगी 12th की बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को भी लेकर के आऊँगा, और NCERT पर आधारित जो बुक हैं उनमें से भी शानदार जो प्रश्न होंगे उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए साथियों, सब्सक्राइब तो बनता है, आप सब्सक्राइब करोगे उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि चिन्ह, प्रतीक, संज्ञा, संप्रत्यय, अक्षर, अक्षरों के समूह, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने तथा उनके आशय को समझने में संबंधित अधिगम है। दोस्तों, चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संप्रत्यय, इन सभी के जो वाक्य हैं, इन सभी को सीखने के लिए जो संबंधित अधिगम है वो होता है वाचक अधिगम। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अधिगम होता है? वाचक अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रश्नों को समझते हुए चलना है। दोस्तों, प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जब तक आपके प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप उस प्रश्न के उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो एक ही सजेशन साथियों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसके आंसर तक पहुंच ही जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे सरल प्रकार सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, किस पर? साहचर्य पर आधारित होता है। वो क्या होता है? सीखना। तो ये होता है अनुबंधन। जी हाँ दोस्तों, क्या है? अनुबंधन। जो सबसे सरल सीखना होता है साहचर्य के आधार पर ये होता है। अनुबंधन पर विशेष बल किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनोविज्ञान में अनुबंधन कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अनुबंधन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्राचीन अनुबंधन,
और एक होता है सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो किस सिद्धांत के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक अर्थात जो घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन के साथ युग्मित कर प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ प्रयासों के पश्चात प्राणी उस उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। दोस्तों बिल्कुल ये सिद्धांत किस सिद्धांत से, पावलोव के सिद्धांत से लिया गया है। पावलोव ने इस सिद्धांत के अंतर्गत किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कब किया था? 1904 में किया था। जी हाँ दोस्तों याद रखना, पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखना कि एकमात्र ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया तो कौन थे? पावलोव थे। इन्होंने भोजन को क्या माना था? उद्दीपक माना था अपने सिद्धांत में, और ये कह रहा है कि ये स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या करता है। तो ये किस पर है? ये प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम क्या होता है? व्यवहार में सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम होती है, जो कि एक स्थायी प्रक्रिया होती है। तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। आयु एवं परिपक्वता बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करती है। थकान से भी अधिगम प्रभावित होता है, संवेगात्मक स्थिति से। तो ये सभी हैं वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन सा अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पुनर्बलन की बात आती है तो पुनर्बलन को महत्व अपने सिद्धांत में किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और स्किनर द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। तो इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? एक तो चूहे पर किया था और एक कबूतर पर प्रयोग किया था। तो इसमें पुनर्बलन की बात आती है तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिगम में मॉडल के व्यवहार का परीक्षण? जी हाँ दोस्तों, किसके मॉडल के व्यवहार का परीक्षण? इन प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है। तो परीक्षण का ज्ञान अर्जित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जो मॉडल के व्यवहार का जो परीक्षण ज्ञान अर्जित किया जाता है वो परीक्षणात्मक अधिगम का दिया जाता है। और परीक्षणात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और अल्बर्ट बंडूरा मुख्यतः कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। दोस्तों इन्होंने मॉडल पर आधारित या परीक्षण आधार पर अधिगम पर बल दिया था, और इसमें जो बालक के लिए अनुकरण पर आधारित सीखने पर बल दिया गया था। तो आज इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने अध्ययनों द्वारा जो शिक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए थे? तो इन्होंने शिक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए थे? 4 बताए थे। कौन कौन से? एक होता है अवधान, दूसरा स्मृति, तीसरा अनुकरण और चौथा अभिप्रेरणा। तो साथियों इन्होंने जो 4 तत्व थे वो बताए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार यदि एक अनुक्रिया के संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति? जी हाँ दोस्तों, जब संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया प्रभाव का या परिणाम का नियम है। इस प्रभाव या परिणाम के नियम को भी इसने 2 भागों में बांटा था। इसके 2 उपभाग माने जाते हैं, संतोष का नियम और एक असंतोष का नियम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसे प्रश्न मिल सकें और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें, ताकि ऐसी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से पुनर्बलन का प्रकार है। दोस्तों पुनर्बलन के प्रकार, तो प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीय पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक, ये सभी हैं जो पुनर्बलन के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
व्यवहार का व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये अनुभव तथा अभ्यास के कारण होता है। दोस्तों ये एक परिभाषा, और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दी गई है अधिगम के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अधिगम के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अधिगम। इन्होंने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है? अधिगम होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? दोस्तों कबूतर पर प्रयोग किसने किया? B.F. स्किनर ने किया था, और कबूतर के साथ साथ इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया था। तो B.F. स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया अघटित होने की संभावना को बढ़ाता है तो क्या कहलाता है? दोस्तों जब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि जो कोई भी अनुक्रिया हो रही है उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो ये होता है पुनर्बलन। क्या होता है? पुनर्बलन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में कथन सत्य है? दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपको पता है किसके द्वारा दिया गया? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें अनुच्चक ऐच्छिक क्रिया होती है। जी हाँ, प्राणी सक्रिय रहता है, बिल्कुल सही बात है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया? जी हाँ दोस्तों, किस पर? भूखी बिल्ली पर। और भूखी बिल्ली पर तो मनोविज्ञान जैसे ही भूखी बिल्ली आती है क्यों न जाएंगे? थॉर्नडाइक। बिल्कुल थॉर्नडाइक जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी इनको कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का पितामह भी इनको कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो कार्य इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत सीखने के 8 नियम बताए थे। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम भी बताए थे। तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल थॉर्नडाइक द्वारा ये प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप एक कविता बार बार दोहरा सकते हैं। अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं तो कविता का ये सुनाना क्या कहलाता है? दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है निष्पादन। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? निष्पादन। आपका आंसर पुनर्बलन की ओर गया होगा, लेकिन पुनर्बलन यहाँ पर नहीं हुआ। क्या होगा? निष्पादन। जी प्रश्न क्या कह रहा है कि आप एक कविता को बार बार दोहरा सकते हो और अध्यापक के कहने पर भी उस कविता को सुना देते हो। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस। इंग्लिश मीन्स क्या होता है? इसका परफॉर्मेंस होता है। तो इंग्लिश मीन्स को भी आपको अच्छे तरीके से याद में रखना है। तो निष्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखी गई अनुक्रिया का लोप होना क्या कहलाता है? बिल्कुल सीखी हुई जब प्रक्रिया का लोप होना विलोपन कहलाता है। जब पावलोव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसने पहले भोजन दिया, फिर क्या आई? उसके मुंह में लार आई। फिर उसने घंटी के साथ भोजन दिया, फिर उसके मुंह में लार आई। फिर उसने केवल घंटी बजाई, फिर उसके मुंह में लार आई। तो ये क्या? उसके पास क्या बन गया? अनुबंधन बन गया। और जैसे ही इस प्रकार ये प्रक्रिया दोहराई गई, लेकिन उसको पता चल गया कि घंटी के साथ भोजन नहीं आ रहा। जब घंटी के साथ भोजन नहीं आ रहा तो उसने लार आना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ये क्या? अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? उसका विलोपीकरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा है? डगलस ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार पानी में रहते रहे हिमखंड का कौन सा भाग है जो अचेतन मन को दर्शाता है? तो दोस्तों उन्होंने इस प्रकार का ये पानी है, इसमें से ये हिमखंड है वो बताया गया था। तो जो सर्वाधिक रहता है ये तो रहता है अचेतन मन का, ऊपर वाला रहता है वो चेतन मन का रहता है, और जो बीच वाला होता है वो अर्ध चेतन मन का रहता है। तो आंतरिक भाग है जो इसका अंतर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माता से दंड मिलने पर एक बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या छोटे भाई बहन पर निकालता है। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी प्रक्षेपण की। किसकी? प्रक्षेपण की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में मुख्य अवस्था का समय क्या बताया? दोस्तों इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थी। मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लिंगीय अवस्था, सुषुप्त अवस्था और जन्नेन्द्रियात्मक अवस्था। जिसमें से मुख्य अवस्था की पूछ रहा है तो जन्म से 18 वर्ष तक इसका कार्यकाल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्राइड के अनुसार किस प्रकार का मन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, जिसके प्रभाव से हम नहीं जानते तो क्या है? तो ये होता है अचेतन मन। कौन सा? अचेतन मन एक ऐसा मन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के
अनैतिक कार्य, दमित इच्छाएं, असामाजिक, अलैंगिक, विभिन्न प्रकार की जो अनैतिक कार्य होते हैं वो अचेतन मन के अंतर्गत होते हैं और ये एक व्यक्ति को सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ये हमेशा सुख चाहता है, परिणाम का ये नहीं सोचता कि परिणाम गलत होगा या बुरा होगा। तो ये अचेतन मन है। तो 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है जो उद्यमता बनाम हीन भावना को पैदा करती है। दोस्तों एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। उनमें से ये पूछ रहा है कि उद्यमता बनाम हीन भावना, तो ये चौथी अवस्था होती है साथियों। कौन सी अवस्था होती है? चौथी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया था विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम सर्व, इसी प्रकार की जो 8 अवस्था हैं ये उन्होंने बताई थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे, बिल्कुल समझ में आया होगा साथियों। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, RBSC 11th क्लास की ये बुक से प्रश्न लिए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके पास आ सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा बिल्कुल और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहिएगा।